हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेसन। आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड माय नेम इज मिशेल। तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स। क्या आप जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? ये होता है एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन। जी, इसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है जो आपको बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में काम आएगा। जी, और क्या आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब में अगर हम सिर्फ प्रेपोजिशन बदल दें तो उनका पूरा मतलब ही बदल जाता है। जैसे कि ये अग्री टू, अग्री विद। अगर आप जानना चाहते हैं कि अग्री टू और अग्री विद में एक्चुअली फ़र्क क्या है, तो मेक श्योर कि आप ये पूरा लेसन मेरे साथ देखें। आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली फ्रेज के साथ, जो है अग्री टू। अग्री का मतलब होता है सहमत, राइट? अग्री टू का मतलब होगा सहमत होना। पर आप अग्री टू किससे करेंगे? किसी व्यक्ति से करेंगे या किसी कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे? जी, आप अग्री टू अ प्रपोजल करते हैं, जिसका मतलब है अगर किसी ने आपके आगे कोई प्रस्ताव रखा है और आपको प्रस्ताव अच्छा लग रहा है तो आप उससे एग्री टू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव पसंद है और मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एग्री टू योर प्रपोजल एंड आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। तो इसको आप हमेशा किसी प्रस्ताव के लिए यूज करेंगे। आज की हमारी सेकंड फ्रेज है अग्री विद। तो जैसे कि आपने देखा, अग्री टू को एक प्रस्ताव के साथ यूज़ करते हैं, ऐसे ही अग्री विद को हम किसी व्यक्ति के साथ सहमत होने के लिए यूज़ करते हैं। अग्री विद अ पर्सन। तो अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपके कॉलीग कुछ कह रहे हैं और आपको वह ठीक लग रहा है, आप सहमत हैं उनके कमेंट के साथ, तो आप कहेंगे, मैं तुम्हारे आइडिया से सहमत हूँ। आई एग्री विद योर आइडिया। याद रखिएगा, यहाँ पर आई अग्री टू योर आइडिया नहीं, पर आई एग्री विद योर आइडिया कहेंगे। ऑल राइट, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, वो है एंग्री एट। तो एंग्री एट, आप किस चीज़ पर एंग्री हैं? हम एंग्री एट हमेशा किसी बात के साथ यूज़ करते हैं। एंग्री एट समथिंग। तो अगर आप किसी व्यक्ति से किसी बात पर नाराज़ हैं तो आप एंग्री एट यूज़ करेंगे। तो अगर आपके फ्रेंड ने आपको टाइम पर कॉल नहीं किया और आप उनको कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे टाइम पर कॉल क्यों नहीं किया, तो आप कहेंगे, आई एम एंग्री एट यू फॉर नॉट कॉलिंग मी इन टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप किसी बात पर नाराज़ हैं। और अगला फ्रेज है एंग्री विद। जी, हम एट को हमेशा किसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, पर विद को किसी व्यक्ति के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्री विद अ पर्सन यूज़ किया, ऐसे ही हम एंग्री विद अ पर्सन, मतलब आप किसी व्यक्ति से खफा हैं। एंग्री विद अ पर्सन। तो यहाँ पर भी अगर आपके दोस्त, जिनका नाम शायद जतिन है, अगर आप उनसे गुस्सा हैं तो आप कहेंगे, आई एम एंग्री विद जतिन, ना कि आई एम एंग्री एट जतिन। ओके, तो जब आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं तो आप विद यूज़ करेंगे, और जिस बात पर नाराज़ हैं उसके लिए एट यूज़ करेंगे। तो है ना फ्रेजल वर्ब्स कितना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ एक प्रेपोजिशन के साथ हमारे सेंटेंस का, हमारी फ्रेज का पूरा मतलब ही बदल गया। आइए अब अगला फ्रेज देखते हैं, आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। तो कई बारी हमारे माता पिता हमें बोलते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, हमारे मम्मी पापा हमें बोलते हैं, तुम्हें अपनी गलती के लिए जवाब देना पड़ेगा। इसी को वो इंग्लिश में कह सकते हैं, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस्टेक। पर यहाँ पर आंसर का मतलब सिर्फ जवाब देना ही नहीं, पर उसकी जिम्मेदारी लेना भी है। ओके,
तो ये होता है आंसर फॉर का मतलब जिम्मेदार होना। अगला फ्रेज है एडिक्टेड टू। तो अगर आपको एडिक्टेड का मतलब नहीं पता, एडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत लगना। ऑलराइट, एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदत लगना। बहुत सारे लोग हैं जिनको पेन किलर्स खाने की आदत लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं शी और ही इज़ एडिक्टेड टू पेन किलर्स। मतलब वो किसी चीज़ को एडिक्टेड हैं, यहाँ पर पेन किलर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज है बिलीव इन। जी, बिलीव के साथ आप हमेशा इन यूज़ करते हैं। ओके, बिलीव टू या बिलीव ऑन नहीं करते। हम नहीं कह सकते आई बिलीव ऑन गॉड। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप कहेंगे आई बिलीव इन गॉड। ओके, तो बिलीव इन के साथ आप ज़्यादातर किसी व्यक्ति का ही नाम यूज़ करेंगे। ओके, ऑलराइट, लाइक दिस हम अगली फ्रेज देखते हैं जो कि है बॉर्न एट। एट को हम ज़्यादातर किसी जगह के लिए यूज़ करते हैं और इस केस में भी हम किसी जगह की ही बात कर रहे हैं। आप कहेंगे आई एम बॉर्न एट सम प्लेस। इसका मतलब है किसी जगह पर आप पैदा हुए हैं। तो एट को हम किसी प्लेस के साथ यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं आप सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, आप कहेंगे आई एम बॉर्न एट सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल। ओके, अब इससे अगला है बॉर्न इन। बॉर्न इन को हम ज़्यादातर किसी फैमिली के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह की फैमिली में पैदा हुआ है, तो वहाँ पर आप बॉर्न एट नहीं यूज़ करेंगे, पर बॉर्न इन यूज़ करेंगे। बॉर्न इन को हम फैमिली के साथ यूज़ करते हैं। बॉर्न इन अ फैमिली। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अमीर फैमिली में पैदा हुआ है, तो आप कहेंगे रमेश इज़ बॉर्न इन अ रिच फैमिली। रमेश एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ है। ओके, तो इसके साथ आपने सीखा कि हम फ्रेजल वर्ब्स को कैसे यूज़ करके अपनी इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फ्रेजल वर्ब्स के डिफरेंट मीनिंग्स जानते हैं। पहला है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पर ज़बरदस्ती प्रवेश करना या ज़बरदस्ती एंटर करना। ज़बरदस्ती एंटर करने को हम ब्रेक इनटू कहते हैं। ज़बरदस्ती एंटर करने के बारे में जब हम सोचते हैं तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल तो चोर ही आते हैं। तो चोर ही हैं जो घरों में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। तो इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं थीव्स ब्रेक इनटू द हाउस, विच मीन्स वो फोर्सफुली और ज़बरदस्ती घर में घुस जाते हैं। अगला सेंटेंस है ब्रेक विद। तो यहाँ पर ब्रेक का मतलब पूरा ही बदल जाता है, क्योंकि पहले में इसका मतलब है ज़बरदस्ती एंटर करना और ब्रेक विद का मतलब होता है दोस्ती तोड़ना। जी, और दोस्ती तोड़ने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं रमेश ब्रोक हिज फ्रेंडशिप विद मी लास्ट नाइट। रमेश ने कल रात मेरे से दोस्ती तोड़ दी। तो इस तरीके से आप ब्रेक को डिफरेंट प्रेपोजिशंस के साथ टू डिफरेंट मीनिंग्स बना सकते हैं। अगला है कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है किसी को किसी जगह पर बुलाना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एट का मतलब प्लेस होता है। हम एट प्रेपोजिशन को तब यूज़ करते हैं जब हम किसी जगह की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को कहीं पर आपसे मिलने के लिए बुलाया है तो आप कॉल एट बोलेंगे। आप कह सकते हैं मैंने साक्षी को रेस्टोरेंट में बुलाया। आई कॉल्ड साक्षी एट द रेस्टोरेंट। ओके, और अगला है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को पुकारना। ओके, पुकारना या बुलाना। हम अक्सर देखते हैं कि क्लास में टीचर्स बच्चों को बुलाती हैं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं माई टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब उन्होंने मुझे बुलाया या पुकारा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। द नेक्स्ट वन इज कैरी ऑन।
कैरी ऑन का मतलब होता है कार्य जारी रखना या कार्य चालू रखना। कैरी ऑन का मतलब होता है कार्य जारी रखना। इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए आप कह सकते हैं कर्मचारियों ने सुबह तक कार्य जारी रखा। The workers carried on the work till the morning, मतलब उन्होंने कार्य जारी रखा सुबह तक। The next one is carry out. Carry out का मतलब होता है किसी कार्य को रोकना नहीं। Carry out means to not stop. और अगर आप किसी का आदेश मान रहे हैं तो भी आप कैरी आउट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बॉस ने आपको कोई कार्य करने के लिए बोला है और आप वो कार्य ढंग से कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, तो भी आप कैरी आउट यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं साक्षी ने बॉस के आदेश का पालन किया और टास्क को ख़त्म किया। इसी को इंग्लिश में आप कहेंगे साक्षी कैरीड आउट द टास्क सिंसियरली। ओके, इसका मतलब है उन्होंने बॉस का आदेश का पालन किया। द नेक्स्ट वन इज चेकअप। चेकअप का मतलब होता है जांच करना। ओके, जांच करवाना। तो चेकअप को हम सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं? वेल, अगर मैं सोच सकती हूँ तो मैंने चेकअप को सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास यूज़ किया है, क्योंकि डॉक्टर के पास हम हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, विच मीन्स अपनी बॉडी की जांच कराने के लिए कि सब सही है कि नहीं। कई बारी हम आई चेकअप के लिए जाते हैं, विच मीन्स अपनी आँखों की जाँच कराने के लिए। अगला है चेक आउट। चेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी निगाहों से देखना कि वह सही है कि नहीं, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना। तो अगर आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल के किसी का नंबर ढूंढ रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक आउट कर रहे हैं, विच मीन्स आप कोई स्पेसिफिक नंबर ढूंढ रहे हैं। तो चेकआउट का मतलब होता है निगाहों से किसी चीज़ को ढूंढना, टू सर्च। हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेज है काउंट इन। ओके, काउंट इन का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना। ओके, काउंट इन मीन्स शामिल करना। अब अगर आप और आपके दोस्त किसी ट्रिप पर जा रहे हैं और एक डिसीजन ले रहे हैं कि कौन कौन जाएगा, और आप कहना चाहते हैं कि अरे मैं भी इस ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे प्लीज़ काउंट मी इन दिस ट्रिप। ओके, और प्लीज़ काउंट मी इन फॉर दिस ट्रिप, मतलब कि मुझे भी इस ट्रिप में शामिल कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स का प्लान बहुत बेकार है और आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे काउंट मी आउट फॉर दिस ट्रिप। काउंट मी आउट उल्टा होता है काउंट इन का। काउंट इन का मतलब होता है शामिल करना, और काउंट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना और शामिल ना करना। सो काउंट इन का उल्टा है काउंट आउट। और हमारा लास्ट का फ्रेज है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है विश्वास करना, जैसे कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। आप कह सकते हैं मैं मिशेल पर विश्वास करता हूँ कि वो मुझे इंग्लिश सिखाएगी। आई काउंट ऑन मिशेल फॉर टीचिंग मी इंग्लिश। अगर आप किसी दोस्त पर विश्वास करते हैं तो आप कह सकते हैं मैं उस पर विश्वास करता हूँ, आई काउंट ऑन हिम और आई काउंट ऑन हर। तो काउंट ऑन का मतलब होता है विश्वास करना। ऑलराइट, तो इसके साथ हम लेसन के एंड तक पहुंच गए हैं, और आज हमने सीखी हैं डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स जिनमें सिर्फ प्रेपोजिशन चेंज करके उन फ्रेजल वर्ब्स का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो आई होप ये लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आप दोबारा आएंगे मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। तब तक एंजॉय कीजिए और इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू सून, बाय बाय।